हेलो फ्रेंड्स, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी का रिव्यू देखने जा रहे हैं। ये 2021 का पेपर है, ओबीई पेपर। इसमें मेनली 6 क्वेश्चन गिवन है, जिसमें से हमें 4 क्वेश्चन करने थे। तो अगर आप ऑफलाइन पेपर दे रहे हो तो आपके पास 8 क्वेश्चन आएंगे, बट आपको 4 ही क्वेश्चन करने हैं वहाँ पर भी। तो इस वीडियो में हम मेनली क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, कंपेयर एंड कॉन्ट्रैस्ट लिबरल एंड मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ पॉलिटिक्स। हिंदी में है, राजनीति क्या है, राजनीति के उदारवादी और मार्क्सवादी दृष्टिकोण में तुलना कीजिए और इसमें अंतर बताइए। तो चलिए अब हम इसका आंसर देख लेते हैं हिंदी में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर अच्छे से देख सकते हैं कि राजनीति क्या है और उसके दृष्टिकोण क्या हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है, तो आप भी हाईलाइट कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आप हाईलाइट तभी करना जब आपके पास काफ़ी इनफ टाइम हो। जैसे कि अगर लास्ट में आपके पास 10-15 मिनट बच जाते हैं तो आप हाईलाइट कर सकते हो। अदरवाइज़ हो सकता है कि आपका पेपर भी छूट जाए हाईलाइट करने के चक्कर में। तो प्लीज़ ध्यान से करना हाईलाइट। बट हाँ, अगर टाइम है तो प्लीज़ हाईलाइट ज़रूर करें। हाईलाइट करने से क्या होता है, एक अच्छा इंप्रेशन बनता है टीचर के ऊपर। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर अच्छे से बताया गया है कि राजनीति क्या है। राजनीति मनुष्य की एक स्वाभाविक गतिविधि है, इसको अच्छे से डिफ़ाइन किया गया है। इसके अलावा अगर आपको इसे अच्छे से समझना है तो आप इसके लिए मेरी वीडियो देख सकते हैं, मैं प्लेलिस्ट आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। इसके बाद लिखा है, राजनीति में विशेष प्रकार की सत्ता का प्रयोग होता है। इसको अच्छे से डिफ़ाइन किया गया है कि किस प्रकार से सत्ता का प्रयोग होता है। इसके अलावा लिखा है यहाँ पर, राजनीति का जो संबंध है वो संघर्ष और उसके समाधान से है, कि किस तरह राजनीति में संघर्ष होता है और उसका सॉल्यूशन किस तरह से निकाला जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए, मैं कुछ ड्रॉ जैसा कुछ बनाया है कि राजनीति को समझने की 3 धारणाएं हैं। पहली धारणा है आम आदमी की धारणा, दूसरी धारणा है चिरसम्मत धारणा, और तीसरी है आधुनिक धारणा। कुछ ऐसा डायग्राम बनाकर आप टीचर को इम्प्रेस कर सकते हैं और आप काफ़ी अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा राजनीति के बारे में आम आदमी की धारणा क्या है, इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। बेसिकली मैंने यहाँ 9 पेजेस का आंसर लिखा है, आप चाहें तो 7 पेजेस का आंसर भी लिख सकते हैं, ये भी इनफ होता है। बट मेरे पास टाइम था तो इसलिए मैंने 9 पेजेस का आंसर लिखा है। राजनीति की चिरसम्मत धारणा, इसके अलावा राजनीति की आधुनिक धारणा भी देख सकते हैं आप। यहाँ पे मैंने कम हाईलाइट किया है, थोड़ा सा आप कर सकते हैं हाईलाइट। अब राजनीति की दृष्टिकोण की बात कर लेते हैं। तो 2 दृष्टिकोण को बताने के लिए यहाँ पर कहा गया था, एक उदारवादी दृष्टिकोण और एक मार्क्सवादी। तो उदारवादी दृष्टिकोण आप देख सकते हैं कि जो उदारवादी दृष्टिकोण है वो मानता है कि राजनीति समूहों की गतिविधि है। इसके अलावा राजनीति में आधिकारिक सत्ता का प्रयोग होता है, और इसके अलावा ये मानता है कि राजनीति परस्पर विरोधी हितों में सामंजस्य का साधन है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे मार्क्सवादी दृष्टिकोण की, जिसमें वर्ग संघर्ष इत्यादि की बात की गई है कि आर्थिक हितों की प्रधानता है राजनीति। राजनीति वर्ग प्रभुत्व का साधन है, सभी को वर्ग प्रभुत्व हासिल होता है, सभी वर्गों को। तो और परस्पर विरोधी वर्गों के हितों में सामंजस्य संभव नहीं है। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डबल हाईलाइट किया है, तो इससे काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। और इसके बाद हम निष्कर्ष देख लेते हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे आंसर का। तो निष्कर्ष जरूर लिखना है हमें अपने आंसर्स में। यहाँ पे मैंने 1.5 पेज का निष्कर्ष 1 पेज का ही लिखा है, कुछ खास नहीं लिखा, देख सकते हैं आप अगर चाहें तो 1.5 पेज या 2 पेज का भी निष्कर्ष लिख सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर 7 पेजेस इनफ होते हैं, बट आप चाहो तो 9 पेजेस मैक्सिमम लिख सकते हो। तो चलिए अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एम्पेरिकल अप्रोच इन द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो यहाँ पर कहा गया है कि राजनीतिक सिद्धांत क्या हैं, राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन में अनुभव सिद्ध उपागम के महत्व की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर पहले बताना है कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है। तो ये आंसर अभी मैंने लिखा नहीं है, आप इसके लिए अगर आपको ये आंसर चाहिए तो आप इसके लिए मेरी एक वीडियो देख सकते हैं, आपको उसमें इसका आंसर मिल जाएगा, मैं आई बटन पर उसका लिंक दे दूँगा। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड आंसर की, जो कि इस प्रकार है, ट्रेस द इवैल्यूएशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, मतलब रूढ़िवाद बताना है यहाँ पर। व्हाट आर द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ कंजर्वेटिज्म,
अनुदारवाद के विकास का वर्णन कीजिए। अनुदारवाद के मुख्य सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। अनुदारवाद को रूढ़िवाद भी कहते हैं। क्या हुआ कि जब एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया तो कई हिंदी मीडियम के बच्चे कंफ्यूज हो गए कि अनुदारवाद क्या होता है। तो यहाँ घबराने की बात नहीं है। आप देख सकते हैं अगर आपके एग्ज़ाम में अनुदारवाद आएगा तो आप रूढ़िवाद का ही आंसर लिखोगे। दोनों का मतलब एक ही है। तो चलिए अब हम इसका एक अच्छा आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप थर्ड आंसर देख सकते हैं अनुदारवाद का, कि अनुदारवाद का विकास किस प्रकार हुआ और उसके मुख्य सिद्धांत क्या हैं। तो अनुदारवाद किस तरह सामाजिक और राजनीतिक कानूनों को बनाए रखना चाहता है, यहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन में ये सब बताया है। इसके बाद यहाँ पर देखने वाली बात है कि यहाँ पर 5-5 6-6 लाइन के पैराग्राफ्स के रूप में मैंने शो किया है। आप चाहें तो कुछ बड़े पैराग्राफ भी बन कर सकते हैं और बाकी हाईलाइट करो तो काफ़ी अच्छा है। जैसे कि जॉन एडम एक नाम है तो इसके ऊपर हाईलाइट करने से सर को तुरंत ही इन दार्शनिक का नाम दिख जाएगा। क्योंकि डीओ में कोई भी टीचर पूरा पेपर पढ़ नहीं पाता है, क्योंकि आप खुद ही सोचो अगर पैराग्राफ के रूप में पूरा का पूरा भर के आ जाओगे कौन पढ़ेगा आपका पूरा पेपर अच्छे से। बट अगर उसे इतना अच्छे से हाईलाइटेड में कुछ वर्ड्स दिखते हैं तो उसे लगेगा कि हाँ ये जो पेपर है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से चेक करना चाहिए। अच्छे से वो देखेंगे आपका पेपर, अच्छे से पढ़ेंगे और फिर आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और अगर वो कम भी पढ़ेंगे बट वो हाईलाइट में देख लेंगे कि काफ़ी अच्छा इन्होंने हाईलाइट किया है, समझ में आ रहा है अगर उन्हें आंसर, तो आपको मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे रूढ़िवाद का आंसर। अब रूढ़िवाद में हमने नव रूढ़िवाद या नव अनुदारवाद को भी लिखा है। नव अनुदारवाद भी रूढ़िवाद का ही एक हिस्सा है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पला फूला, मतलब इसका जन्म हुआ वहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके बाद हमने निष्कर्ष लिखा है। ये रहा निष्कर्ष, कंक्लूजन मैंने छोटा ही लिखा है, एक ही पेज का। आप चाहें तो 2 पेज का 1.5 पेज का भी लिख सकते हैं। वैसे अगर आपने 6 पेजेस का या 7 पेजेस का आंसर लिखा है तो ये इनफ ही होता है, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप बड़े आंसर लिख पाओ। बाकी अपनी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। तो चलिए अब हम अपना फोर्थ आंसर देख लेते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है एग्जामिन वेरियस स्ट्रैंड्स ऑफ फेमिनिज्म। यहाँ पर स्ट्रैंड्स है जो कि मिस प्रिंट है, यहाँ पर आएगा स्ट्रीम्स। नारीवाद की विविध धाराओं का परीक्षण कीजिए, एक तरह से प्रकारों का परीक्षण कीजिए कि अलग अलग नारीवाद की क्या सोच है। तो चलिए अब हम इसका भी आंसर देख लेते हैं अच्छे से। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप आंसर 4 देख सकते हो कि नारीवाद की विविध धाराएं क्या हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि क्वेश्चन ने पूछा है कि नारीवाद की धाराओं का परीक्षण कीजिए, तो कई बच्चे डायरेक्ट ही नारीवाद के प्रकारों को लिखना शुरू कर देंगे, जो कि गलत होगा। आपको थ्योरी के पेपर में, सिद्धांत के पेपर में पहले पूरा अच्छे से इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा कि नारीवाद क्या है, आज के टाइम पे उसकी क्या क्या स्थिति है। इसके बाद ही आप अपना डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर दोगे, क्योंकि आपको लगभग 6-7 पेज का, 10 पेज का, 9 पेज का आंसर लिखना होता है, तो आप कैसे लिखोगे डायरेक्ट। तो पहले आपको अच्छे से बताना पड़ेगा कि पितृतंत्र का विरोध करता है नारीवाद, किस तरह सभी स्त्रियों को इकट्ठे होने के लिए कहता है नारीवाद। ये सब बताने के बाद आप आगे बढ़ोगे। कि इस आंदोलन के क्या क्या मेन मुद्दे क्या क्या हैं। यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह ये स्त्रियों के मानवाधिकारों की बात करता है, स्त्री पुरुष समानता की बात करता है। इसके बाद हमने नारीवाद की मुख्य मुख्य धाराओं को बताया यहाँ पर। मतलब मेन आंसर हम अब लिखना शुरू कर रहे हैं, बट हमारा आंसर इंट्रोडक्शन से ही शुरू होगा, जो कि एक सही आंसर होगा। देख सकते हैं आप नारीवाद की मुख्य मुख्य धाराएं, उदारवादी नारीवाद, इसके अलावा आप देख सकते हैं कि किस तरह से ज़्यादा हाईलाइटेड हो गया। आपको चाहो तो थोड़ा कम भी हाईलाइट कर सकते हो, वैसे तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अगर आपके पास कोई और तरीका भी है, आप कुछ अपने तरीके से कुछ अलग करना चाहते हो तो आप अलग भी कर सकते हो, कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। समाजवादी नारीवाद, इसके बाद समाजवादी नारीवाद के क्या क्या मुख्य मुख्य दार्शनिक हैं, ये सब भी आप उसमें बता सकते हो। फिर आमूल परिवर्तनवादी नारीवाद, जो कि क्रांतिकारी परिवर्तन चाहता है।
आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर रोक कर वीडियो को इनको अच्छे से पढ़ सकते हो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो आंसर्स हैं वो ओपी गावा सर की बुक की हेल्प से लिखे गए हैं, तो ये आपको काफ़ी अच्छे लगेंगे पढ़ने में। तो आप इन्हें एक बार ज़रूर पढ़ लें। और अगर आपको इन्हें समझना है तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, मैं उसका लिंक दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में, उसमें अच्छे से समझाया गया है। तो यहाँ पर अच्छे से बता दिया है, देख लीजिए आप। इसके पास निष्कर्ष लिखा है मैंने, तो आप निष्कर्ष देख सकते हैं। यदि सब इस मनुष्य जन्म से स्वतंत्र हैं तो सब स्त्रियां जन्म से दास कैसे हैं। मैरी एस्टेल। मतलब मैंने यहाँ पे कुछ क्वैट्स लिख दिए हैं, जब कोई भी टीचर इसे पढ़ेगा तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगेगा। इसके बाद मैंने लास्ट में भी एक क्वैट्स लिखा है जो कि स्वामी विवेकानंद जी का है, देख सकते हैं आप, पढ़ सकते हैं। जो देश और जो राष्ट्र स्त्रियों का सम्मान नहीं करता वह कभी महान नहीं बन सकता, ना कभी भविष्य में बन पाएगा। स्वामी विवेकानंद जी का ऐसा मानना था। तो चलिए अब हम अपना फिफ्थ आंसर देख लेते हैं। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, एनालाइज द की फीचर्स ऑफ मार्क्सिज्म। मार्क्सवाद की मुख्य विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मार्क्सवाद के बारे में जितनी भी चीज़ें आपको आती हैं एग्ज़ाम में, वो सारी चीज़ें इसमें लिख दोगे। इस क्वेश्चन में आंसर 100% सही जाएगा, क्योंकि इसने कुछ पूछा ही नहीं। इसने तो बस यही पूछा है कि मार्क्सवाद की विशेषताएं बता दीजिए। मतलब मार्क्सवाद के बारे में आपको जो पता है आप वो बता दो। यहाँ पर कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या लिखूँ, जो आता है मार्क्सवाद के बारे में वो लिखो। तो चलिए अब हम इसका एक बार आंसर देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप मार्क्सवाद का आंसर देख सकते हैं कि पहले यहाँ पर अच्छे से इंट्रोडक्शन दे दो कि मार्क्सवाद क्या है। कि मार्क्सवाद का उदय 19वीं शताब्दी में ऐसे ऐसे हुआ था, क्यों हुआ था यहाँ पर ये भी लिखा है, आप इन्हें ज़रूर पढ़ें। ओपी गावा सर की बुक की हेल्प से लिखा गया है। तो प्लीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ, आप ज़रूर पढ़ना अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हो तो। और यहाँ पे कुछ दार्शनिकों के नाम भी दिए गए हैं, अगर आप इन्हें अपने आंसर में यूज़ करते हैं, लिखते हैं, तो आपका काफ़ी आंसर काफ़ी स्टैंडर्ड बन जाता है। एग्जामिनर को आपको मार्क्स देने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसके बाद मैंने मार्क्सवाद के प्रकार बता दिए हैं कि चिरसम्मत मार्क्सवाद और नव मार्क्सवाद हैं। चिरसम्मत मार्क्सवाद में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष, अतिरिक्त मूल्य के कुछ सिद्धांत हैं। और नव मार्क्सवाद में मानववादी धारा, वैज्ञानिक धारा। हालांकि नव मार्क्सवाद आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर बस आपको चिरसम्मत मार्क्सवाद ही अच्छे से बताना है। तो इसमें द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का एक सिद्धांत है, डायलैक्टिकल मेटलिज्म। इसे आप अच्छे से बता सकते हैं कि ये फिलोसफिकल बेसिस है, दार्शनिक आधार है। इसके बाद ऐतिहासिक भौतिकवाद बता सकते हैं आप अच्छे से कि किस तरह ये आर्थिक आधार की बात करता है। यहाँ पर देख सकते हैं समाज को दो वर्गों में बताया गया है कि जो समाज है वो आधार और अधिरचना से बना है। आधार में उत्पादन प्रणाली आती है और अधिरचना में जैसे कि जो कानून व्यवस्था है ये सब आती है। इसके बाद तो आप वर्ग संघर्ष का सिद्धांत बता सकते हैं अच्छे से। हालांकि ये वाला आंसर मैंने कुछ बहुत बड़ा तो नहीं किया है, 6 पेजेस का ही किया है, जो कि इनफ है। बट अगर आपके पास टाइम रहता है तो आप हाईलाइट करो पेपर में, 2-4 पेजेस ज़्यादा लिखो, क्योंकि डीओ में पेजेस की डिमांड भी है। हालांकि कंटेंट तो अच्छा होना ही चाहिए, साथ साथ में पेजेस भी आजकल मांगते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मार्क्सवाद के अनुसार वर्ग विभाजन, तो वर्ग दो प्रकार से विभाजित किया गया है, धनवान वर्ग और निर्धन वर्ग। इसके बाद अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो धनवान वर्ग है और जो निर्धन वर्ग है, उन दोनों में क्या हो रहा है, वर्ग संघर्ष। यहाँ पे अच्छे से ड्रॉ करके बताया गया है, आप ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद मार्क्सवाद का निष्कर्ष बताया गया है, मार्क्सवाद का मूल्यांकन किया गया है, एक तरह से निष्कर्ष ही कहते हैं इसको भी, कि कहाँ तक मार्क्सवाद सफल रहा है, कहाँ तक उसकी आलोचना होती है, कहाँ पर उसका समर्थन होता है, कौन कौन से देश क्या क्या बात करते हैं। जैसा कि जो लेनिन थे रूस के, वो क्या कहते हैं मार्क्सवाद के बारे में, उनका क्या कहना है। चीन के माओ का क्या कहना है। माओ का मतलब माँ नहीं है, माओ का मतलब एक व्यक्ति है जो कि चीन का क्रांतिकारी लीडर रहा है। हालांकि चीन में क्रांति नहीं हुई वैसे। अब आप यहाँ देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट आंसर अपना देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन देखते हैं 6। तो क्वेश्चन 6 है, राइट एन एसे ऑन पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन।
तो यहाँ पर पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन पर आपको एक ऐसे लिखना है, हालांकि हमने 4 क्वेश्चन ऑलरेडी बता दिए हैं क्योंकि हमें मेनली 4 क्वेश्चन करने थे। तो राजनीतिक दायित्व पर एक निबंध लिखना है आपको, आप लिख सकते हैं। इसका आंसर अभी मैंने लिखा नहीं, जैसे ही आप मेरे पास आता है मैं कोशिश करूँगा कि उस पर वीडियो बना दूँ। और वैसे तो अगर आप ऑफलाइन पेपर जाकर देंगे तो आपके पास 8 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, क्योंकि ये ओबीई पेपर है इसलिए यहाँ पर आपको 6 क्वेश्चन दिख रहे हैं। बाकी क्वेश्चन वैसे ही आते हैं जैसे ऑफलाइन आ रहे हैं, क्वेश्चन में कुछ चेंजेस नहीं है, बस हाँ काउंटिंग में चेंजेस है कि यहाँ पर 6 है और वहाँ पर 8 होंगे। तो गाइस अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। बाकी यही कहूँगा कि आप हाईलाइट करिए अपने आंसर को और कम से कम 6 पेजेस का आंसर लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा 9-10 पेजेस का ज़्यादा से ज़्यादा आप आंसर लिख सकते हैं। और बस इतना ही इस वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक करो। थैंक यू।